अभी फिलहाल समझते हैं। तो आधुनिक भारत में 1905 से 1916 तक का जो काल कहलाता है वो काल है क्या हमारा उग्रवादी आंदोलन का पहला चरण। उग्रवादी आंदोलन कहने का मतलब ये है कि इस काल में जो भी घटनाएं होंगी वो कुछ इस प्रकार की होंगी और जो घटनाएं होंगी उसी के आधार पर हम लोग विशेषताएं तय करेंगे। और विशेषता क्या है कि अब तक 1885 से 1905 तक जो कुछ उदारवादियों ने किया, कांग्रेस ने जो कुछ किया, उसके विरोध में एक आवाज उठना शुरू होगी और वही आवाज जो लोग उठाएंगे वो लोग कौन होंगे? उग्रवादी। और ये नाम कौन दे रहा है? ये नाम दे रही है ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश सरकार। नाम कौन दे रहा है? ब्रिटिश सरकार ने इनको उग्रवादी कहा। ये क्या करेंगे? ये याचना नहीं करेंगे, किसी भी जरूरत को सरकार से मांगने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चल गया है, उनको ये ज्ञान हो गया है कि ये सरकार भारत विरोधी है, ये सरकार भारतीयों के हित में कुछ ऐसा करने वाली नहीं है। तब से लेके अब तक देखा जा चुका है। इसलिए ये क्या करेंगे? ये कहेंगे खून के बदले खून। यदि किसी भारतीय का खून निकलेगा तो एक अंग्रेज का भी खून निकलना तय है। ठीक ऐसे ही याचना की बजाय क्या करेंगे? ये विद्रोह करेंगे। और इनकी प्रक्रिया क्या होगी? प्रत्यक्ष कार्यवाही। यदि भारतीयों को कोई कष्ट पहुंचाया गया तो ये इकट्ठा होकर के क्या करेंगे? अंग्रेजों को भी कष्ट पहुंचाएंगे। अंग्रेजों में आम लोगों को नहीं, जो शासन प्रशासन में बैठे। इनकी लड़ाई एंग्लो इंडियन से नहीं है, वो लोगों से नहीं है जो भारत में अंग्रेज बसे हुए हैं। इनकी लड़ाई उनसे है जो सत्ता पर बैठे अंग्रेज हैं। ठीक, तो सत्ता पर बैठे अंग्रेजों के ऊपर ये क्या करेंगे? आक्रामक विद्रोह, आक्रामक रवैया भी अपनाएंगे, हत्याएं करेंगे, लूटपाट करेंगे, बम फेंकेंगे, ये सारी घटनाएं चलेंगी। ठीक है, तत्कालिक घटनाओं पर ये हिंसक प्रतिक्रियाएं देंगे। और इनका जो विजन था वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था इस बात को लेकर के कि भारत में अंग्रेज चले जाएंगे तो क्या होगा। इस बात को लेकर के इनके दिमाग में भी कोई विशिष्ट विजन नहीं है। ये अभी ये सोच रहे हैं कि अंग्रेज चले जाएं बस, आगे सरकार कैसे बनेगी ये स्पष्ट विजन नहीं है। ये एक अंतर है दूसरे उग्रवादी आंदोलन से, पहले उग्रवादी आंदोलन का ध्यान रखना। दूसरा उग्रवादी आंदोलन ज्यादा संगठित होता है और उनको ये पता होता है कि विजन मतलब अंग्रेजों के जाने के बाद हमें सरकार बनानी है, समाज को किस प्रकार चलाना है, समता मूलक समाज बनाना है, वो सब पता होता है। लेकिन इनके दिमाग में अभी ये नहीं है कि भविष्य में हमको करना क्या है। क्लियरिटी इस बात को लेकर के नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि इनका मुहिम, इनका जो मकसद है वो अभी तत्काल में जो हो रहा है उस पर हमें क्या बात करनी है वो ये सोच रहे हैं। इस काल के हमारे जो आंदोलन करता है, ठीक है, अधिकांशतः असंगठित है, बहुत ज्यादा संगठन नहीं बना हुआ है। और राष्ट्रवाद का विकास इस काल में होता है। राष्ट्रवाद हम लोग अलग से भी देखेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। अंग्रेजों ने इन 100-150 सालों में जो पश्चिमीकरण किया है उसका विरोध, जो पाश्चात्य संस्कृति आई है उसका विरोध, और भारत का जो मूल तत्व है, भारत के प्रति जो प्रेम है, राष्ट्र प्रेम जो है वो यहाँ निखर करके आता है। तो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम लोगों तक पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। हालांकि पहले चरण के उग्रवादी आंदोलन में जन सामान्य को व्यापक तरीके से शामिल नहीं किया गया, कुछ नेतृत्व करता ही है, बहुत ज्यादा इसको विस्तृत नहीं किया गया। लेकिन जो दूसरा चरण होता है तो उसमें जन सामान्य को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो स्वदेशी, हाँ, तो राष्ट्रवाद का विकास होगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा और स्वदेशी आंदोलन पर बल दिया जाएगा। और स्वदेशी आंदोलन कहां से निकल कर आएगा? बंगाल विभाजन से ही निकल कर आता है। तो स्वदेशी आंदोलन पर बल दिया जाएगा और भारतीयों की गरिमा को बढ़ाने का मतलब, अंग्रेजों ने एक बात कही कि भारतीय असभ्य होते हैं और आकर के इस बात को उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भारतीय अनसिविलाइज्ड इंडियन नाम दिया। तो इन लोगों ने कहा कि हम जैसे भी हैं, धोती कुर्ता या जो भी पहनते हैं, जो भी खाते हैं, वो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। इस उसमें ना पड़े कि अंग्रेजी संस्कृति बेहतर है या पाश्चात्य संस्कृति बेहतर है, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति या इंडिजीनियस संस्कृति जो है वो अच्छी संस्कृति है। तो भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर ले जाने की भी मुहिम थी ये प्रथम चरण का आंदोलन या उग्रवादी आंदोलन। ठीक है, तो जब कभी आपसे परीक्षा में पूछे कि उग्रवादी आंदोलन, पहले चरण के उग्रवादी आंदोलन की विशेषताएं बताइए, तो ये विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, क्लियर? यहां तक आगे चलते हैं।
इस समय जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उन घटनाओं पर नजर डालें तो सबसे बड़ी घटना है जो पूरे इस चरण को डिसाइड करती है। 1905 से 1916 तक के पूरे काल को जो डिसाइड करने वाली घटना है वो घटना क्या है? बंगाल का विभाजन। और ये बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की एक भूल ही कही जाएगी, एक गलती है, और इस गलती का ही खामियाजा ये होता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं वो और तीव्र ही होते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, अलीपुर षड्यंत्र केस और 1914 का विश्व युद्ध, ये सब इस काल में होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। एक एक करके इन घटनाओं को हम लोग समझेंगे। आगे चलते हैं। इस काल में जो प्रमुख संस्थाएं हुई हैं जैसे अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इनको भी हमें देखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। और उस समय के आंदोलन में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान है, खासकर अनुशीलन भारत और अनुशीलन समिति और अभिनव भारत का उस समय के उग्रवादी आंदोलनों में विशेष हाथ है। अनुशीलन समिति के ही जो नेता थे उन्होंने ही कई प्रकार की हत्याएं, लूटपाट या अंग्रेजों के सशस्त्र विद्रोह को अंजाम दिया है। अभिनव भारत भी उसी में से है। ठीक है, और इसी समय कुछ पत्रिकाएं निकली। पत्रिकाओं में जैसे भवानी मंदिर, नाम से ही स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं कि जो शांतिपूर्वक होने वाला है। ठीक है, भवानी के नाम से इन्होंने पत्रिकाएं निकाली, भवानी मंदिर के नाम से। युगांतर, न्यू इंडिया, वंदे भारत, ये दो पत्रिकाएं हैं अलग अलग, बिपिन चंद्र पाल की। अनुशीलन समिति की पत्रिका थी। अब परीक्षा में यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि भवानी मंदिर नामक पत्रिका जो है वो किसकी थी, किस संगठन? अनुशीलन समिति की। आपसे प्रश्न पूछ लेता है वो युगांतर के संपादक कौन थे, प्रीलिम्स में यही प्रश्न आ जाता है, या 3 नंबर में लिखने के लिए आ जाएगा युगांतर के संपादक कौन थे, युगांतर किसके द्वारा निकाली गई, न्यू इंडिया किसके द्वारा निकाली गई। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो हमें इनको देखना है। अगला इसमें है, पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन की जो घटना है उस घटना को समझें, फिर आते हैं इसके कारण पर। बंगाल विभाजन क्यों हुआ? कारण में 2 कारण बताए जाते हैं, ब्रिटिश कारण और भारतीयों का पक्ष जो कि हकीकत है, और इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं उठी, प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और विभाजन का रद्द। ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ आपके मेंस का सिनॉप्सिस है। ठीक, मेंस का ये सिनॉप्सिस है। इतनी बातें याद रखेंगे तो मेंस में आप क्या करेंगे, बड़े आराम से बंगाल विभाजन की घटना समझा सकेंगे, उसके सारे डायमेंशन समझा सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में पहली घटना हम लोग बात करते हैं, विभाजन हुआ कैसे, क्या बांट रहे थे, बंगाल विभाजन में क्या बांट रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, घटना को हम लोग ऐसा समझते हैं, एक बंगाल है भारत में, उसको पहले हम लोग देखते हैं है कहाँ पे वो। तो जब आप बंगाल का नक्शा बनाते हैं, भारत का नक्शा बनाते हैं, तो उस समय का जो भारत बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। इधर से मतलब नहीं है, इधर का मतलब है, ये आपका ऐसे जाएगा, है ना, कुछ ऐसे ही बनेगा भारत। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां से बंगाल शुरू होता था और वो जाता था पूरा असम तक, ऐसे असम बंगाल का हिस्सा था। ठीक है, ये यहां से शुरू हो, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर से ले लेते हैं यहां तक। ठीक है, ये बंगाल है आपका, उस समय का ये बंगाल है। तब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जैसी कोई घटना या कोई नाम नहीं था। यहां से एक सीमा बनती है जहां से आपका असम शुरू होता है। ये इधर पूरा ले लेते हैं थोड़ा सा और, जहां बांग्लादेश पूरा फैला हुआ है। ठीक, तो ये उस समय का बंगाल है। इस बंगाल को यदि धार्मिक रूप से देखा जाए तो इधर जो है तो मुस्लिम बहुल है, ये मुस्लिम बहुल है इधर, मतलब आबादी ज्यादा किसकी है, मुस्लिमों की है। और यहां बहुत पहले से ही बंगाल के नवाबों ने ढाका, मुंगेर, मुर्शिदाबाद जैसे स्थानों को राजधानी बना के रखा है। तो इनमें से सबसे प्रमुख जो क्षेत्र था वो क्या था, ढाका। एक दूसरा भी राजधानी रहा मुंगेर, और तीसरी राजधानी जो थी बंगाल के नवाबों की वो मुर्शिदाबाद, वो सब यही थी। और यहां से यदि हम लोग इसको अलग करें, जो आज का पश्चिम बंगाल है, ऐसे ऐसे चढ़ करके जो सिक्किम तक जाता है, इस प्रकार से
देखा आपने, ये बंगाल जो है, यह बंगाल हिंदू बहुल था, हिंदू बहुल था, आबादी के दृष्टि से देखा जाए हिंदू बहुल था। ठीक, 1905 तक आते आते सब ने लगभग ये निश्चित कर लिया था कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है। हिंदुओं के भी मुस्लिमों के भी कॉमन शत्रु हैं अंग्रेज। ठीक, और दोनों मिलकर साथ लड़ने का प्लान कर रहे हैं। उसी समय इनको ऐसा लगता है, किसको? अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि यह एकता यदि बनी रही तो निश्चित रूप से दोनों लड़ करके हमें बाहर कर सकते हैं। ठीक, धार्मिक रूप से यदि देखें तो जो अंग्रेज हैं वो ईसाई है ना, तो एक धार्मिक एंगल भी यदि हम लोग देखें तो इसमें हिंदू मुस्लिम और ईसाई का, इसमें हिंदू मुस्लिम साथ होते हैं और ईसाई, हालांकि ये एंगल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर इनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम अलग हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से इनको अलग किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। जैसे मान लेते हैं, अभी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हिंदुओं को भी अलग किया जा सकता है, आगे चल करके सोचते हैं, ये भी सोचा जाता है कि हिंदुओं को भी अलग किया जा सकता है। और हिंदुओं को अलग करने के लिए क्या करेंगे? बांटेंगे, और उनमें से जो जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको अलग से महत्व देने लगेंगे। तो यहाँ पे हिंदुओं का विभाजन का आरोप भी गांधी जी लगाते हैं कि अंग्रेज हिंदुओं का विभाजन कर रहे हैं। पूना पैक्ट इसी संदर्भ में होता है 1932 का, तो आगे चल करके ये भी होना है। पर अभी ये किसको बांट रहे हैं? अभी ये हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, और इनका कहना था कि इस बंगाल को, एक व्यू है ये बंगाल को यहाँ से अलग कर दिया जाना चाहिए। तो ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, चटगांव, ऐसे जो क्षेत्र है वो पश्चिम किधर चले गए? पूर्वी बंगाल की ओर। और शेष कोलकाता को लेकर के जो शेष भारत मतलब शेष बंगाल बचता है वो बंगाल आपका क्या हो गया? पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो कभी ये सवाल नहीं आता कि पश्चिम बंगाल है तो भारत के पूर्व में, लेकिन उसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है ना? एक सवाल है तो भारत के पूर्व में, पर उसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। तो इसकी कहानी यहाँ है, उसका नाम पश्चिम बंगाल इसलिए है कि जो 1905 का बंटवारा किया गया था वहीं से बंगाल बट गया था। क्लियर? बाद में जब भारत का विभाजन होता है तो ये वाला हिस्सा किसके हिस्से चला जाता है? पाकिस्तान के, असम को छोड़ करके, असम नहीं, ठीक है ना, असम को छोड़ करके एक नया देश बनता है फिर बांग्लादेश। तो वो बांग्लादेश असम को मिला लें तो वही पूर्वी बंगाल उस समय हुआ करता था। ठीक, विभाजन का एक पक्ष ये था। विभाजन में जो आपको क्षेत्र लिखने हैं तो कुछ क्षेत्र जो पूर्वी बंगाल को गए वो क्या था? राजधानी किसको बनाई जानी थी? ढाका को। और क्षेत्र इसमें क्या शामिल थे? मुर्शिदाबाद, चटगांव, हो सकता है वर्तमान की पश्चिम बंगाल में हो, चटगांव है ना, मुंगेर, ये सब कहाँ? ये सब पूर्वी बंगाल में शामिल किए जाने थे। और कोलकाता को और इसकी राजधानी बनाई जानी थी किसको? ढाका को। ढाका को राजधानी इसलिए कि ढाका दूसरा केंद्र बन रहा था राजनीतिक का, और ढाका पे जो प्रभुत्व था वो किसका था? हमेशा से मुस्लिमों का था। तो अंग्रेजों की दृष्टि से ये था कि ढाका एक कोलकाता जैसी राजधानी बन जाएगी तो मुस्लिम राजनीतिक गतिविधियां यहां होने लगेंगी। क्लियर? तो एक दृष्टि ये था। दूसरा जो अंग्रेज सोच रहे थे, है ना, ये घटना समझ में आ गई, बंगाल तोड़ने का प्रोविजन समझ में आ गया। जो इसमें ब्रिटिश कारण बताती है कि कारण हुआ क्यों, हम ये बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हैं, तो ये हमेशा से भारतीयों के हित का ढोंग रचते ही आए हैं। तो ढोंग समझते हैं ना, एक ढोंग इन्होंने यहां ये भी फैलाया कि हम चाहते हैं कि पूर्वी बंगाल का भी उतना ही विकास हो जितना पश्चिम बंगाल का विकास हम कर रहे हैं। और आप इतिहास में देखेंगे तो ये जो जितने भी इस काल के वायसराय या गवर्नर जनरल आए हैं सबके काल में बड़े अकाल पड़े हुए हैं और अकालग्रस्त भारत हो रहा था उस समय। तो इनका कहना था कि हम प्रशासनिक असुविधा झेल रहे हैं, हमको पूर्वी बंगाल में शासन करने में समस्या हो रही है, वहां तक हम राशन अच्छे से नहीं पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो विभाजित कर देते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का विभाजन भी ऐसे ही हुआ है। कैसे हुआ? प्रशासनिक असुविधा, है ना। छत्तीसगढ़ के लोगों को लगता था कि कोयला हमारा रहता है और उसका उपभोग इंदौर वाले करते हैं, भोपाल वाले करते हैं। राजधानी भोपाल है
और छत्तीसगढ़ सबसे लास्ट में देखेंगे, बहुत उधर उड़ीसा तक मिलता हुआ है। तो आप देखेंगे उनको लगता था कि कोयला हमारे यहाँ से ले जाते हैं, पूरा खनिज संसाधन हमारे यहाँ से ले जाते हैं और बिजली जो है वो दे देते हैं इंदौर और भोपाल वालों को। तो ये समस्या थी, तो उन्होंने मांग की कि हमारा अलग कर दिया जाए भाई, हम अपना रोटी पानी अलग से चलाएंगे। तो यही प्रशासनिक असुविधा, तो प्रशासनिक असुविधा थी, इनको कह रहे थे, है ना। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के बीच जो है तो नदियां भी हैं, भौगोलिक अवस्थिति भी अलग अलग है, तो उसको लेकर के इनका कहना था कि प्रशासनिक असुविधा है, उसको बनाने के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। दूसरा रीजन इन्होंने क्या बताया, बंगाल, पूर्वी बंगाल का भी हम क्या करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, सुविधाएं वहां उपलब्ध करना चाहते हैं, प्रशासनिक सुविधा, जो वहां के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं हो रही हैं। जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट 2 बने हैं मध्य प्रदेश में, 2 खंडपीठ है, इंदौर में और ग्वालियर में, जबलपुर में हाई कोर्ट है ना। तो मालवा के लोगों को दिक्कत होती है वहां जाने में, तो इधर खंडपीठ बना दिए। चंबल के लोगों को जाने में दिक्कत होगी जबलपुर, इसलिए चंबल ग्वालियर में एक खंडपीठ बना दिए। तो ये कह रहे थे कि हम राजधानियां 2 बना देंगे, जिससे वहां के लोगों को क्या हो, सुविधाएं होने लगे, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक थोड़ा और अच्छा हो जाए, ठीक है। और कृषकों की स्थिति में सुधार आए, ढाका को विकसित किया जाए, है ना, समानांतर रूप से कोलकाता के। तो ये कारण बता रहे थे, ब्रिटिश कारण। जब भी आप परीक्षा में लिखेंगे तो हमेशा दोनों कारण लिखेंगे, केवल एक कारण नहीं लिखेंगे। ब्रिटिश ऐसा सोच रहे थे और भारतीय ऐसा सोच रहे थे। भारतीयों का पक्ष जो कि हकीकत है, हकीकत क्या है, सांप्रदायिक बंटवारा। इनके दिमाग में खुरापात सोचे कि क्यों ना हिंदू और मुस्लिम को एक कर क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, ताकि ये अपने में लड़ते रहें, इनकी लड़ाई आपस में होती रही और अंग्रेजों के विरुद्ध ये शस्त्र ना उठा पाए, अंग्रेजों के विरुद्ध ये एक ना हो पाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, बंगाल को विभाजन, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन मतलब राजनीतिक शक्ति का विभाजन कर रहे थे ये, जो एकता फैली हुई है उसका विभाजन। कलकत्ता के महत्व को कम करना भी एक मुद्दा था, और यहीं से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का एक कारण जुड़ता है कि कलकत्ता विद्रोही गतिविधियों का केंद्र होता जा रहा था, और जहां राजधानी है किसी शासक की, वहीं पर यदि विद्रोही भी हैं तो निश्चित रूप से विद्रोह का सामना करना कठिन होता है। जैसे इंदौर में ही आयोग है और इंदौर में हम लोग भी हैं, तो जब कोई दुर्घटना होती है तो पहुंच जाते हैं आयोग, जब असंतुष्ट होते हैं तो सब इकट्ठा होते हैं और पहुंच जाते हैं कहां, आयोग का घेराव करने। तो यदि सब लोग यहीं रह जाएं और आयोग कहीं मंडला, रीवा या किसी और क्षेत्र में चला जाए, है ना, तो निश्चित रूप से चले हम लोग भी वहीं जाएंगे कुछ दिनों बाद, फिर यहाँ क्यों रुकेंगे। पर आंदोलन करना उतना आसान नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं, कलकत्ता के महत्व को कम कर रहे हैं, जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हो रहा है उसको 2 भागों में बांट रहे हैं। आगे चल करके इसी विचार से कहते हैं कि हम राजधानी कहाँ बनाएंगे, दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली बनाएंगे। तो आगे इन घटनाओं को कम करने के लिए या उसके महत्व को कम करने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को इधर उधर करने के लिए राजधानी दिल्ली स्थान, एक कारण ये है, और भी कारण है। दूसरा कारण इसमें यह है कि पश्चिम भाग भी इनका हो चुका है, दक्षिण भाग भी इनका हो चुका है, मध्य भाग भी इनका हो चुका है, ठीक। तो वहां ढाका या कोलकाता में रह करके पश्चिमी भाग का नियंत्रण कठिन हो रहा है। तो एक ऐसे सेंट्रल पे बैठना चाहेंगे जहां से दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर सभी क्षेत्रों को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। और दिल्ली पहले से भी मुगलों की राजधानी रही है और सल्तनत काल की राजधानी रही है ना, तो उस सेंटर पे ये भी जाना चाह रहे थे। तो ये 2-3 रीजन है, और भी हैं, आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना अगला मकसद इनका, और ढाका को मुस्लिमों का केंद्र बना करके मुस्लिम तुष्टीकरण का बीज बो रहे थे ये, कि ढाका जब मुस्लिमों का केंद्र बन जाएगा तो जितनी मुस्लिमों की राजनीतिक गतिविधियां हैं वो ढाका में प्रकट हो जाएंगी। तो स्पष्ट तौर से हम आकलन भी कर सकेंगे कि कितनी शक्तियां हमारे विरुद्ध हैं, कितनी नहीं हैं। तो एक ये हकीकत है इसका, किसका, बंगाल विभाजन का। 5 रीजन इधर के, 5 रीजन इधर, आपके कारण समाप्त हो जाएंगे। भारतीयों की प्रतिक्रिया की बात करें, भारतीयों की प्रतिक्रिया की हम लोग थोड़ी सी बात करें कि भारतीय बंगाल विभाजन के प्रति क्या रवैया अपना रहे थे, ठीक। तो निश्चित रूप से इस समय के जो लोग थे इन सब ने क्या किया, इसका, बंगाल विभाजन का विरोध किया। क्लियर। विरोध में जो सबसे ज्यादा सामने आए वो रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में विरोध किया गया। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया,
कि ये जो घटना है बंगाल विभाजन की वो किस दिन को पारित हुई थी? 20 जुलाई, हाँ 2024 बोल दीजिए, 1905, ठीक। लेकिन ये एक्टेड हुआ 16 अक्टूबर 1905 को एक्टेड हुआ, और 16 अक्टूबर के दिन से ही ये माना जाने लगा कि पूर्वी बंगाल अलग है और पश्चिमी बंगाल अलग है, 16 अक्टूबर से। ये यहाँ पे रूल बना है, घोषणाएं हुई हैं, ठीक है। तो 16 अक्टूबर के दिन ही रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिमों को एक साथ ला करके क्या किया गया? राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर कि हम भले ही अंग्रेज ऐसा चाहते हों पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर एक तो शोक दिवस मनाया गया, क्या है ना, हाँ काला दिवस, शोक दिवस जो कहिए, और दूसरा इसी दिन रक्षाबंधन का, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मतलब राखी बांध करके यह व्यक्त कर रहे हैं कि हम आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, है ना। कोई जरूरी है कि बहन ही होना जरूरी है, भाई भाई हैं और हम इनके विभाजन से अलग नहीं होंगे। ये एक प्रतिक्रिया है, और भी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे इसमें 1906 में, एक मिनट, 1906 नहीं, अभी 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो कांग्रेस, अब आप देखिए कि 1905 में कांग्रेस में जो अध्यक्ष बने वो दादा भाई नौरोजी, तो कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस के ऊपर उदारवादी का ठप्पा है, और उदारवादी का मतलब यह है कि अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे खुल के, तो खुल के कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया। हालांकि दादा भाई नौरोजी ने इसे गलत बताते हुए, गलत व्यक्तिगत तौर पे, पर कांग्रेस के तौर पर इसको, कांग्रेस के संगठन के तौर पर इसको गलत नहीं बताया गया, बल्कि बीच का रास्ता अपनाते हुए ना पक्ष और ना विपक्ष, बल्कि हाँ शांतिपूर्ण, मतलब एक समता बनाए रखने का प्रयास किया। तो इसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया जब आप कहेंगे तो लिखेंगे मिलू जुलू प्रतिक्रिया ही थी, यह खुल करके इसका विरोध नहीं कर पाए। यदि ये विरोध करते तो इनको एक चीज का डर था कि अंग्रेज जो है वो जो कुछ भी दे सकते हैं वो भी देना बंद कर देंगे। उदारवादियों की फिलहाल यही सोच है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद जब 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी, मतलब 1906 दिसंबर 30 दिसंबर को इनकी मीटिंग होती है, 1907 में मुस्लिम लीग जब बन गया था तो मुस्लिम लीग का जो स्टेटमेंट है वो स्पष्ट तौर पे बंगाल विभाजन को सही बताते हैं, और उनका मानना है कि मुस्लिमों के विकास के लिए बंगाल विभाजन एक बढ़िया निर्णय है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आपसे पूछी जाती हैं। तीन पक्ष हो गए, एक पक्ष वो जो ना मुस्लिम लीग में है ना कांग्रेस में है, ठीक, वो विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध करेंगे, और एक पक्ष कांग्रेस जो खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है, और एक पक्ष जो 1907 में 6 में जन्म लेता है वो मुस्लिम लीग, वो खुलकर समर्थन करता है किसका? बंगाल विभाजन का। ठीक है, तो विभाजन के बारे में इतनी बातें आपको क्लियर, ये आपको पता चल गया, प्रतिक्रियाएं आपको पता चल गई। 3-4 प्रतिक्रियाएं आप लिख दीजिए इसमें, है ना, कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया विरोध में, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, बाकी जो लोग थे वो सब विरोध कर रहे थे, है ना, कांग्रेस इस पर खुला समर्थन या खुला विरोध करने के पक्ष में नहीं थी। 1907 में मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? समर्थन किया। और ये आपका जो 1905 से 1911 तक जो है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं द्वारा इसके विरोध करते रहे। और स्वदेशी आंदोलन में जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो कांग्रेस का एक जो दूसरा टुकड़ा निकल कर आता है वो इसका विरोध करेगा। गरम दल वाले क्या करेंगे? विरोध करेंगे, है ना। इसमें प्रभाव की बात करें, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव की बात कर लेते हैं कि बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या होगा। बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या होगा? सकारात्मक प्रभाव इसका क्या है? सकारात्मक प्रभाव वो है कि जो अंग्रेज चाहते हैं वो हो जाए, वो नहीं हुआ। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम बट जाएं, पर वो हुआ नहीं, बल्कि और तेजी से इकट्ठा हुए। मतलब राष्ट्रवाद और
बढ़ा, तो ये सकारात्मक प्रभाव हुआ। इसको ना लिखे होंगे तो आप लोग वही नीचे लिख लीजिएगा, राष्ट्रवाद बढ़ा, राष्ट्रवादी विचार बढ़ा। दूसरा इसमें क्या है, स्वदेशी आंदोलन, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है, क्या, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन तीव्र हुआ। बहिष्कार किसका करेंगे, विदेशी वस्तुओं का। होली जलाई गई ना साथ में ही, हाँ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और क्या हुआ, अंग्रेजी नौकरियों का भी, अंग्रेजी नौकरियों का बहिष्कार। हाँ बिल्कुल, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार। और जब विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे तो पढ़ाने के लिए स्वदेशी स्कूल और कॉलेज भी खोलना शुरू करेंगे, है ना। तो विदेशी शिक्षा, संस्कृति का बहिष्कार, एकता आंदोलन या एकता के लिए प्रतिबद्धता, ये सब इसके सकारात्मक प्रभाव हैं। अभी संगठनात्मक विरोध, गरम पंथ का उदय, अर्थात उग्रवाद का उदय। अब आप कहेंगे कि उग्रवाद का उदय सकारात्मक है कि नकारात्मक है, तो उग्रवाद का उदय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किसी भी तरीके से नकारात्मक नहीं है। ठीक है, भारत में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं कि आज़ादी चरखे से मिले कि फांसी पे फंदे से मिली। तो आप व्यक्तिगत तौर पर इन्हीं दो भागों में बटे होंगे। कोई कहता होगा कि फांसी के फंदे से मिली, कोई कहता होगा कि नहीं चरखे चलाने से मिल गई है। आप सोशल मीडिया पर पाएंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि चरखा से आज़ादी नहीं मिली है, आज़ादी भगत सिंह, आज़ाद गुरु जैसे लोगों के फांसी पे फंदे पे चढ़ने से मिली है ना। उनका मानना है कि यही उग्रवाद यदि ना होता तो भारत आज़ाद ना होता। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि यही उग्रवाद यदि ना होता तो भारत और पहले आज़ाद हो जाता। एक पक्ष ये भी है। कुछ लोगों का कहना है कि गांधी ना होते तो भारत और पहले आज़ाद हो जाता, गांधी ही थे वो जो 1947 तक खींचते रहे। तो गांधी के विरोधी जो है वो उग्रवादियों के समर्थक हैं। तो ये हमारे लिए जो है वो सकारात्मक ही है। उनके दृष्टिकोण से नकारात्मक होगा तो हमसे क्या मतलब, वो जाने, है ना। उनके दृष्टिकोण से ये नकारात्मक होगा, हमारे दृष्टिकोण से या स्वतंत्रता आंदोलन के दृष्टिकोण से क्या है, ये सकारात्मक है। बहुवर्गीय नेतृत्व, बहुत सारे वर्गों का नेतृत्व शुरू हुआ। जन सहयोग आंदोलन के लिए, जन सहयोग, सरकार पर दबाव, ये सब बंगाल विभाजन के सकारात्मक प्रभाव हैं। ज्यादा प्रभाव सकारात्मक ही है ना। भले ही अंग्रेज ऐसा सोच रहे थे कि इसका प्रभाव जो है तो ये होगा कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएंगे, पर हुआ नहीं, हुआ कुछ ऐसा ही। ठीक है, बस नकारात्मक प्रभाव लिख लीजिए, बंगाल विभाजन आपका समाप्त हो जाए। कुछ और है इसमें? विभाजन रद्द होना है, वो हो गया। ठीक है, हाँ लिख लीजिए। कहाँ लिख रहे थे आप लोग? ये लिखिए, हाँ फटाफट लिखिए। विभाजन रद्द होने की कहानी लगभग हमने बता दी है, थोड़ी बहुत है, चर्चा कर लेंगे। थोड़ा जल्दी लिख लिया करिए फटाफट। अच्छा, तो मैं चला जाऊं? हाँ ये भी एक तरीका है, फोटो खींच के रख लीजिए, अपना घर पे लिखते रहिएगा। 2 मिनट और लूंगा। नकारात्मक प्रभाव बताता हूं, लिख गया है ना? नहीं लिखा होगा तो पीछे करके लिख लीजिएगा मेरे जाने के बाद। नकारात्मक प्रभाव केवल एक है, वो है सांप्रदायिकता का बीज बो जाना। भारत में सांप्रदायिकता का प्रभाव या सांप्रदायिकता का बीज इसी बंगाल विभाजन में तैयार हो गया है।
जिसका स्पष्ट 1909 में उल्लेख होगा। दूसरा, मुस्लिम लीग का अलग होना, इसी पर आधारित है, या मुस्लिम लीग की स्थापना, अलग होना नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं उनका विभाजन को समर्थन देना, ये नकारात्मक था। निश्चित रूप से यहां से शक्तियां क्या हो जाएंगी, अलग। यही वो पॉइंट है जहां से अलग राष्ट्र की, है ना, अलग राष्ट्र का बीज पनपा। भाई एक अलग राष्ट्र भी हो सकता है, पहली बार यहां से शुरू होता है। ये 3 नकारात्मक प्रभाव है इसके, बाकी और भी हो सकते हैं। जैसे निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर हुआ, कमजोर स्वतंत्रता आंदोलन, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूं मैंने, ऐसे लिखिए, स्वतंत्रता आंदोलन इस समय क्या हुआ, कुछ समय के लिए कमजोर हुआ, फिर उसका जो प्रभाव होता है तो अच्छा होता है। ठीक है, हो गया। 4 हैं भाई, क्या देख रहे हो, सांप्रदायिकता का बीज बोया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और ऐसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जो विभाजन को समर्थन कर रहा था, अलग राष्ट्र का बीज पनपा, स्वतंत्रता आंदोलन कुछ समय के लिए टूटता है, कमजोर होता है, बस बन जाएगा। एक लास्ट चीज डिस्कस कर ले, लिख गया है ना ये, अरे लिख लेना भाई, इसमें इतना क्या, लिखे भी होंगे पहले से भी। रद्द, विभाजन रद्द क्यों हुआ, ठीक है, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। 1906 में एक समिति बनी, अरुंडेल समिति, अंग्रेजों की ही समिति थी, नाम ही उनका है जिन्होंने ये समिति के अध्यक्ष रहे। इन्होंने विभाजन को उसी समय कहा कि रद्द कर दिया जाना चाहिए। क्या, अरुंडेल समिति ने विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन रद्द नहीं हुआ। 1906 में की थी अरुंडेल समिति, याद रखना। फिर क्या होता है, दबाव, भारतीयों का दबाव बढ़ता जाता है, विद्रोह बढ़ता जाता है ना। तो जो क्या नाम है, मिंटो आते हैं, मिंटो, तो ये फैसला करते हैं कि अंततः विभाजन को रद्द कर दिया जाए, और 1911 में विभाजन को क्या किया गया, रद्द किया गया। अब इस रद्द का विरोध कौन करेगा, समझ गए होंगे, मुस्लिम लीग। निश्चित रूप से कि विभाजन नहीं होना, मतलब विभाजन रद्द नहीं होना चाहिए, तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध भी किया। ठीक है, तो विभाजन रद्द कर दिया गया। अरुंडेल समिति इससे संबंधित है, याद रखना है, और ये फैसला जो है वो मिंटो के काल में लिया जाता है, बन जाएगा। तो बंगाल विभाजन कंप्लीट। बंगाल विभाजन के अलावा जो घटनाएं हैं वो हम कल से शुरू करते हैं, ठीक है। जिसका जहां ना लिखा होगा तो इसको पीछे करके लिख लेना, इसको बंद कर दीजिए।